जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम मलिक आसिफ हयात है और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर मेरा एमफिल है। लास्ट 4 ईयर से जीके को पढ़ा रहा हूँ। 2 सेशन जो है वो मैंने पढ़ाए, स्क्रीनिंग के भी लास्ट वाले, और जुडिशरी के 1 पेपर को भी जो है वो 2017 से, जब से जीके का 100 मार्क्स का पेपर जो है वो शुरू हुआ। जुडिशरी के पेपर में एएसजे के और सीजे के, उनको भी जो है वो 3 बैच जो है उनके मैं पढ़ा चुका हूँ। 1 पेपर का जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। आज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है आप लोगों के साथ, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो उसका डिटेल सिलेबस जो रिक्वायर्ड होता है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं जो कि 1 पेपर बेस्ड है, एफपीएससी का हो, पीपीएससी का हो, केपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, कोई भी सेशन है किसी भी तरह का, आप जो है वो उसके अंदर यही सिलेबस को देख पाएंगे। प्रॉपर्ली जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इन 10 एरियाज को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है कि किन एरियाज में से ही पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। पहली तो बात यह है कि स्टूडेंट्स को इस बात का पता ही नहीं होता कि हम लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। अगर उसका सिलेबस पता चल भी जाता है तो फिर सेकंड चीज है कि उस सिलेबस को कवर कहाँ से करें। थर्ड चीज ये है कि इतनी बड़ी चीजें होती हैं। अब उन्होंने जो 10 एरिया दिया, जियोग्राफी का वर्ड दे दिया, करंट अफेयर का वर्ड दे दिया, पाक अफेयर का वर्ड दे दिया, इस्लामिक स्टडी दे दिया, ठीक है, कंप्यूटर दे दिया है, एवरीडे साइंस दे दिया, इंग्लिश दे दिया, लेकिन अब उन एरियाज को हम लोग कवर कहाँ से करें? अगर कहाँ से करें के बाद वाला जो सिचुएशन है वो ये आती है कि हमें कौन सा पोर्शन उसमें से करना है और कौन सा नहीं करना, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है जिसका नाम ही जनरल नॉलेज है, तो इसका कोई डिफाइन सिलेबस नहीं। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में जो चीजें भी हमने की होती हैं, एक तो वो चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि जर्नल आपके जो कंसेप्ट हैं, जो आपके थॉट्स हैं बेसिक चीजों के ऊपर, वो आपके क्लियर होना पड़ेगा। यही पर्पज है जनरल नॉलेज का। और ये जो साउथ एशियन कंट्री है जिनको सार्क कंट्री कहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये 1 पेपर वाला कंसेप्ट है, ये जीके वाला कंसेप्ट है ही कोई नहीं। क्यों? अगर आपको जो है वो चले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर असिस्टेंट की जॉब करनी है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड जो है वो आपका एमसीक्यू आना चाहिए। केनाल पटवारी जो अभी रिसेंटली जो है वो अनाउंस होने वाले हैं, अपकमिंग में उन्होंने डाल दिए टाइम क्लास में। रेवेन्यूज के और बेसिक जो रूल्स हैं उनके ऊपर आपका पेपर होना चाहिए। लास्ट टाइम तहसीलदार का पेपर हुआ रेवेन्यूज के लॉज के ऊपर भी और टैक्सेस के लॉज के ऊपर भी, और आपकी बेसिक जो लैंड की मेजरमेंट है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन होना चाहिए। हम नहीं, एक इंग्लिश का पेपर दे दिया और एक जीके का दे दिया। ये सारे का सारा सिस्टम इधर ही है। अगर आप किसी और कंट्री में चले जाए तो वहां पे ये वाला सिस्टम जॉब के लिए है ही नहीं। आप अगर एफआईए के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो एफआईए के अंदर भी सिक्योरिटी एजेंसीज और आपका जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, आपकी होनी चाहिए। आपके अंदर जो है वो चीजों को डिफ्यूज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, चीजों को काउंटर करने की एबिलिटी होनी चाहिए, हाइपरनेस को कंट्रोल करने की, और जो अनसर्टेन सिचुएशन आ जाती है उसको टैकल करने की आपके अंदर जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको एमसीक्यू कितने बैठे हुए आपने और एमसीक्यू आपको कितने आते हैं। तो इस लिहाज से, और फिर उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है बच्चे। क्वेश्चन तो ये भी आ जाता है कि रणजीत सिंह की एक आंख नहीं थी तो उसकी वजह बता दें कि वो आंख की खराबी की वजह क्या है, तो इसका तो लॉजिक कोई नहीं बनता। तो अब हमें उन पास्ट
पेपर्स के पैटर्न को देखते हुए सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ता है कि किस चीज को हम लोगों ने करना है और किस चीज को हमने नहीं करना। अगर सारी चीजों को लेके करने में बैठ जाएंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम, और फिर ये है कि ह्यूमन एबिलिटी ही नहीं है इतनी कि इतना ज्यादा डाटा जो है उसको हम लोग रिटेन कर पाए। और रिटेन करने के बाद सबसे बड़ी चीज होती है रिकॉल करना। या पेपर में बैठे हुए हैं और आपके सामने जब क्वेश्चन आया तो आपको उसको रिकॉल कैसे करना है, उसका मेथड सबसे बेहतरीन है कि आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ लिंक करके याद करें, और फिर एक क्वेश्चन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है अगर आपने उसको उधर पढ़ा है तो आप उधर ही लिख लो। जब आप दूसरी दफा पढ़ेंगे तो आपके पास सारी चीजें एक ही जगह पे पड़ी हैं, तो उन चीजों को और फिर उस चीज के साथ जितने भी लिंक क्वेश्चन हैं उनकी चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद बच्चे कुछ करेंगे तो फिर है। और फिर एक और चीज है, मेरा एक और मेथड है विजुअल मेमोरी के तहत आप लोगों को रिमेम्बर करवाना। ठीक है, एक है आप कोई भी किताब पढ़ते, ठीक है, चलो हॉट टॉपिक ले लेते हैं आज, तो जिसको हर बंदे को भी पता होगा। इस बंदे ने देवदास नॉवल पढ़ा, देवदास मूवी हर बंदे ने देखी है और उसका एक एक कैरेक्टर याद है, लेकिन जिस बंदे ने नावल पढ़ा है उस बंदे को नावल याद नहीं होगा। वही नावल के ऊपर अगर उसने वो मूवी देखी है तो वो उसको याद होगी। चार्ल्स डिकन, अ टेल ऑफ टू सिटी, ठीक है, उसने नावल लिखा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, पेरिस और लंदन के बारे में। लेकिन वो कितने लोगों ने पढ़ा होगा? सिर्फ एमसीक्यूज के लिए नाम याद रखा होगा। अगर आप उसको पढ़ने बैठ भी जाएंगे तो आपको याद नहीं होगा। लेकिन उसके ऊपर 2 सवा 2 घंटे की जो मूवी पड़ी हुई है अगर वो देख लेंगे तो पूरे का पूरा नावल आपके सामने जो है वो पिक्चर की शक्ल में है। तो जब हम लोग सारी चीजें बना के बोर्ड के ऊपर लिख के, तो उसके मतलब एक कंट्री लेंगे, अफगानिस्तान ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान का मैप भी बनाऊंगा मैं तो जो 4 अगस्त 2020 के अंदर इशू किया गया। 4 अगस्त 2020 को पाकिस्तान ने अपना नया मैप इशू किया जिसके अंदर बाउंड्री लेंथ जो है वो चेंज की गई और जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको अनाउंस किया गया, जितने डिस्प्यूट है हमारे जो बॉर्डर है वो वाला। ये हमने क्यों किया? ये किया कि 4 अगस्त 2019 के अंदर इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन से 35A और 370 आर्टिकल मूव करके जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म करने के बाद उनको ऐसा प्रोविंस और अपना पार्ट बना लिया। अब वो कहते हैं कि ये हमारा इंटरनल पार्ट है। 28 प्रोविंस, 27 से 28 कर दी, उसको अपना एक अलग से जो है वो प्रोविंस कर दी, उसमें भी 2 पार्ट आगे उन्होंने कर दी। तो जब पाकिस्तान ने इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उठाने का मसला शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम है, ये उसका इंटरनल मसला है, तो इंटरनल मसले के अंदर हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा जो है वो सिलेबस की आउटलाइन को डिस्कस करने के बाद हम लोग आएंगे न्यू मैप ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, तो उसकी बाउंड्री जो नई बाउंड्रीज है जो अब आपको आएंगी, क्योंकि पास पेपर वाला जमाना जो है वो 2020 तक था। 20 के बाद लॉजिकल क्वेश्चन और नए क्वेश्चन आने लगे। असल में लॉजिकल ना भी हो, नया होना जो है वो बच्चे के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि पुराना हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था तो ये कहाँ से आ गया। तो अब जब भी आप तैयारी करते हैं वन पेपर की तो उसमें एक और रूल होता है कि आपने जो पास पेपर में चीज देखी उसकी पूरी फैमिली का आपको पता होना चाहिए, उसका पूरा फैमिली ट्री बनाए ताकि ये आया है तो इसके बाद ये भी आ सकता है, इसके बाद ये भी आ सकता है, इसके बाद ये भी आ सकता है। अब देखें ना, खुतबा आला बाद अगर पाकिस्तान स्टडी की बात कर लेते हैं, ठीक है, खुतबा आला बाद का हर बंदे को पता है सदारत किसने की, हुआ कहाँ पे, एग्जैक्ट बिल्डिंग का नाम बच्चे अगर वो पूछ लेता है। जिस तरह से मुस्लिम लीग कहाँ पे बनी, मुस्लिम लीग कहाँ पे बनी 1906 में,
ढाका में बिल्डिंग कौन सी थी? आगे बताओ, घर किसका था? तो अब हमें अगर पता है कि ढाका में बनी है तो हमें वकारुल मुल्क का भी पता होना चाहिए और हमें उस बिल्डिंग का नाम एहसान मंजिल भी पता होना चाहिए। समझ रहे ना? पढ़ाना और बताना जो है वो कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस चीज को ये बताना कि बच्चे प्रेडिक्ट करना कि आगे क्या होने वाला है, चीज तो ये है ना। जो लिखा हुआ है वो मैं आपको अगर मनोवन बता दूं तो वो तो बुक्स में भी लिखा हुआ है, आप जाकर खुद पढ़ सकते हैं। सेशन फलां अकेडमी में 15 20 10 25 30, अब तो फेसबुक पे भी जो है वो 2-2 हज़ार पे 15-15 सौ पे लेक्चर लें, ये कर दें वो कर दें, और अगर उससे पूछ लें तो भी तैयारी कर दें। तो चले कर तो रही है, तो उसमें यह है कि चलो अर्निंग भी आ गई, कोई अर्न करे या ना करे, मोटिवेशनल स्पीकर अर्न कर जाता है फार्मूला बताते हुए कि ये चीजें आप बताओ कर ले तो आप सक्सेस हासिल कर सकते। तो वो करे, या एक बंदे ने किताब लिखी हाउ टू बिकम अ रिच, लेकिन लोगों का पता नहीं हुए या नहीं हुए, वो किताब बिकने से वो हो गया। तो यही जो है वो सिचुएशन चल रही है। तो पहले जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारे पास एरिया जो डिफाइन किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। हमें सबसे पहले बताया गया कि जो जनरल नॉलेज है, ये एक पोर्शन है। जनरल नॉलेज के अंदर क्या होता है, दुनिया की फेमस पर्सनालिटी आ जाती है, फेमस प्लेसेस आ जाती है, जर्नल जर्नल वगैरह आ जाते हैं, फेमस जो है वो बैटल्स आ जाती हैं, फेमस ट्रीटीज आ जाती हैं, कोई भी आफ्टर वॉर हो जाती है, या कोई बाउंड्री कमीशन बनता है, उस बाउंड्री कमीशन की डिटेल आ जाती है। ये जो जनरल नॉलेज है इसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो जनरल चीजें इंक्लूड की हुई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड की हुई है इसके अंदर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब आप पढ़ते हैं, ऑफिस कहाँ पे है उसका, उसका फाउंडर कोई जिसने आइडिया दिया हो उसका, जिसको फाउंडिंग फादर कहते हैं, ठीक है। एक होता है, अब मेंबर भी 3 किस्म के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एक फाउंडिंग मेंबर होता है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर मेंबर होता है, एक उसके मेंबर्स होते हैं। मेंबर जो करंटली मेंबर होते हैं वो होते हैं, फाउंडिंग मेंबर जिन्होंने मिलकर जो है वो उसको बनाया होता है वो होते हैं, और ऑब्जर्वर मेंबर वो होते हैं जिनके पास वहां पे बैठने का राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर जनरल असेंबली की बात करते हैं तो जनरल असेंबली के 2 ऑब्जर्वर मेंबर है, पैलेस्टाइन और वेटिकन सिटी। उनको सेशन अटेंड करना अलाउ है, सेशन में बैठना अलाउ है, डिस्कस करना किसी भी इशू को अलाउ है, लेकिन किसी भी चीज के ऊपर जब वोटिंग होगी तो उनको राइट टू वोट नहीं होगा। सारी चीजें वो कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन वो कर सकते हैं उसी तरह से जैसे मेंबर एक्चुअल मेंबर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो है वो राइट नहीं होता कि वो वोट डाल सके किसी भी इशू के ऊपर। अगर वोटिंग हो रही है कि फॉर एग्जांपल कि हमें यमन के अंदर पीस कीपिंग मिशन भेजना है, तो बताएं जी कौन कौन कंट्री जो है वो इस पर हक में वोट देता है, या कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है या पाकिस्तान का पार्ट है, इसके ऊपर कौन कौन वोट देता है। तो उन 2 कंट्रीज को जो है वो वोटिंग नहीं अलाउ होती, और एक उनको अलाउ नहीं होती जो कंट्री एनुअल बजट बनता है यूनाइटेड नेशन का, उस बजट के अंदर हर मेंबर कंट्री अपनी पार्टिसिपेशन करता है, फंड देता है, ठीक है। कोई $20,000, $25,000, $50,000, वो अपने हिसाब से, जो वो नहीं पे करता फिर उसकी मेंबरशिप उस साल सस्पेंड कर दी जाती है। या जिनके ऊपर इंटरनेशनल जो है वो आपने सैंक्शन लगाई होती है, जिस तरह से अभी ईरान के पास नहीं है, सूडान के पास नहीं है, यमन के पास नहीं है, सीरिया के पास नहीं है, तकरीबन 8-7 कंट्री हैं अभी जिनके पास वो नहीं है, और 2 वो 193 में से कितने हो गए, 7 और 2 9। बाकी जो
4 कंट्री बनते हैं, ऐसे ही 2 तो वो निकल गया था, बाकी 9, हाँ 57 तकरीबन जो है वो आप लगा लें, हाँ 186 कंट्री को राइट टू वोट है, बाकियों को राइट टू वोट है, जो बाकी 7 बचते हैं उनको नहीं है, 2 को तो ऑलरेडी है ही। तो ये वाली सारी चीजें, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पहला समिट, लास्ट समिट और सेकंड लास्ट समिट, क्योंकि एफपीएससी जो है वो आपको लास्ट समिट से ज्यादा सेकंड लास्ट समिट पूछती है, क्योंकि ये वाला बच्चों ने पढ़ा होता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा काम होता है वो आपको कंफ्यूज करे और आप कंफ्यूज हो जाए। और आप देखिएगा जो भी आप वन पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसमें पहले क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं और टिपिकल होते हैं, तो कोशिश करें पीछे से शुरू करें, दरमियान से शुरू करें, पहले क्वेश्चन छोड़ दें, बाद में उनको पढ़ें, ठीक है, ताकि वो आपको कंफ्यूज। और फिर ये है कि पहली ऑप्शन ए दे के भी आपको कंफ्यूज करता है। When objective resolution present in assembly, ठीक है, 12 मार्च की ऑप्शन पहले देगा, हालांकि 12 को तो पास हुई है, रिजल्ट तो 7 को हुई है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि आपके जेहन के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ 12 मार्च बैठा हो, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। 12 मार्च की ऑप्शन पहले दे, तो जब आप उसको दायरे को फिल कर बैठे तो फिर आपको बेशक 7 भी पता लग जाए तो क्या, क्योंकि वो तो मशीन ने चेक करना है, तो मशीन में तो आपका वो लाल कर देगा, आपको भी लाल कर देगा और मार्कशीट को भी लाल कर देगा। तो लास्ट, सेकंड लास्ट और फर्स्ट समिट, या वो वाला इंपॉर्टेंट समिट जिसके अंदर कोई बड़ा काम उन्होंने किया, बड़ी मूवमेंट ली हो, बड़ी मूव ली हो, जैसे ओआईसी का नाम जो है वो 2011 के अंदर चेंज हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से कॉपरेशन किया गया। वो 2011 वाला आस्ताना वाला समिट आपको याद रखना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 48 ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की फेमस, 48 ऑर्गेनाइजेशन जिनके बनने की स्टोरी, कैसे बनी, किसने बनाया, किसका आइडिया था, इसका चार्टर्ड कहाँ पे साइन हुआ, इसका पहला ऑफिस कहाँ पे था, फिर इसको मूव करके कहाँ पे ले गए, ठीक है, जिस तरह से ओपेक था और बाद में बनाई गई, जेनीवा में ऑफिस रखा गया, मूव करके वियना ले गए, अरब लीग कायरो में बनी, कायरो में ही ऑफिस रखा, 79 में ऑफिस उठा के ले गए tunisia, 10 साल के बाद फिर ऑफिस उठा के ले आए कायरो, आजकल वहीं पे। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको जब आप डिटेल से किताब में पढ़ते हैं तो एक और चीज है, बच्चे वहां पे डेट ही लिखी होगी, उसकी पूरी जो स्टोरी है यूनाइटेड नेशन के बनने की स्टोरी, इससे पहले लीग ऑफ नेशन के बनने की स्टोरी, वो सारी चीजें जो है वो आपकी किसी जनरल नॉलेज के अंदर जो है वो आती है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनके बारे में आ जाता है, कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है और कैपिटलिज्म क्या है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, थियोक्रेसी क्या है, मोनार्की क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी जनरल नॉलेज के अंदर इंक्लूडेड है। और इन चीजों को डिटेल के साथ पढ़ना जो है वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो ये डिवीजन वही होती है, किसी में 5 नंबर आ जाते हैं इस एरिया में से, किसी में 8 आ जाते हैं, किसी में 10 आ जाते हैं, किसी में 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर अंदर, क्योंकि 10 एरिया है तो उन्होंने इसी तरह से उसको तरतीब से जो है वो डिवाइड करके रखा होता है। तो ये चीजें जो है वो आपकी आ जाती है जनरल नॉलेज के अंदर। दूसरी चीज आती है बच्चे आपकी पाक स्टडी। पाक स्टडी में 2 पोर्शन करता है, एक प्री पार्टीशन और एक पोस्ट पार्टीशन। प्री पार्टीशन के भी जो है वो 2 पार्ट करता है, एक एंशिएंट वर्ल्ड को इंक्लूड करता है जिसके अंदर जो है वो हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट पूछता है, चोला डायनेस्टी, ठीक है, चोला डायनेस्टी,
गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, माया डायनेस्टी, ये सारी चीजें जो है वो एंशंट वर्ल्ड की जो है वो आपसे पूछता है, जो इंडिया के अंदर जो महाभारत में जो थे, तो आपका जो है वो मेडिवल। दूसरा पोर्शन वो वहां से डिवाइड करता है जब मुस्लिम इन्वेडर्स, वो कहता है, लेकिन हम जो है वो मुस्लिम इस्लाम कहेंगे कि इस्लाम अराइवल है सब पॉइंट में, वो फिर उसको शुरू करता है 712 से। 712 से शुरू करने के बाद वो उसको लेके आता है दिल्ली सल्तनत तक। दिल्ली सल्तनत के बाद वो उसको लेके आता है मुगल अम्पायर तक। मुगल अम्पायर से वो फिर शुरू कर देता है आप ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की डिसॉल्व होने के बाद ब्रिटिश अम्पायर। ये दो पार्ट सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री। फिर शुरू होती है इंडिपेंडेंस की मूव 1885 से, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। उसको भी वो लेके चलता है थ्रू आउट द ईयर 1947 तक। जितने भी इवेंट उसके अंदर हुए हैं एक तरतीब के एक सीक्वेंस के साथ, अब आपको इवेंट्स की डेट के साथ उन सब इवेंट्स किया था कि जो आइडियोलॉजी थी पता होना जरूरी है, कंसेप्ट उनके पता होना जरूरी है कि नेहरू रिपोर्ट पेश तो की गई, लेकिन पेश क्यों की गई, कायदे-ए-आज़म को 14 पॉइंट क्यों पेश करना पड़े। आंसर आएगा कि नेहरू रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए। तो नेहरू रिपोर्ट क्यों पेश की गई, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुई, उसको खत्म क्यों किया गया, कोलकाता से दिल्ली कैपिटल क्यों लाया गया, समर कैपिटल कौन सा था, ठीक है। और उसके बाद जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म हुए, तो हर बंदे को पता है कि ये रिफॉर्म्स थे क्या, मुस्लिम लीग बनाई क्यों गई, किसकी एडवाइस पे बनाई गई, किसने जो है वो फैक्ट्री जो वाइसराय एंड गवर्नर जनरल था उसको कन्विंस किया मीटिंग के ऊपर, 35 लोग जब मिले, फिर किसने जो है वो मुस्लिम लीग का आइडिया दिया, मुस्लिम लीग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, वो सारी एक चीज जो सीक्वेंस है वो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के बाद अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास लखनऊ पैक्ट आ जाता है। हुआ क्यों, हमें असल में इसके पीछे जो लॉजिक है, जो थ्योरी है, हमें वो पता होना जरूरी है। डेट जो है वो मैटर नहीं करती है, आपकी डेट दी है, डेट आप क्रैम कर सकते हो, लेकिन लखनऊ पैक्ट के बारे में डिटेल से चले आप कर भी लिया तो आप इंटरव्यू में एक बंदे के सामने बैठ गया जिसके पास हिस्ट्री का बड़ा इंटरेस्ट है और डीएमवी वालों को बड़ा होता है, ठीक है। तो फिर वहां पे आप क्या करेंगे, ठीक है। चैम्बर्सफोर्ड रिफॉर्म है, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट है, ठीक है। रॉबलेट एक्ट है, कायदे-ए-आज़म का लीक करना है, ज्वाइन करना है, खिलाफत मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ठीक है। चौरा चोरी इंसिडेंट है, मालाबार रिबेलियन है, ठीक है। और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट है, दिल्ली प्रपोजल है, वो 14 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले क्रिप्स मिशन है, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, कम्युनल अवार्ड्स है, ठीक है। 1935 का एक्ट है, 37 के इलेक्शन है, ठीक है। मिनिस्ट्री डिजाइन है 39 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर क्रिप्स मिशन है, फिर कैबिनेट मिशन है, फिर जो है वो उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस वो इंटरम सेटअप है, इलेक्शन है 46 के, फिर 47 का इंडिपेंडेंस एक्ट है, फिर जो है वो 3 जून का प्लान है, फिर जो है उसके बाद डिवीजन है, फिर बाउंड्री कमीशन है, ठीक है। बाउंड्री कमीशन के बाद जो है 2 बाउंड्री कमीशन पंजाब और बंगाल वाली जो है वो बने, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है जी?
चलो ठीक हो गया, मैं तो ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो उसके बाद इंडिपेंडेंस, अब जो है वो पाकिस्तान का दूसरा पोर्शन शुरू होता है आफ्टर पार्टीशन। गवर्नर जनरल से पहले से चौथे तक, प्रेसिडेंट से पहले से 73 का पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड मार्शल लॉ था 77 तक, और फिर उसके बाद जो है जब मार्शल लॉ 85 को उठाया गया, और फिर उसके बाद 88 के अंदर जो तीसरे जनरल इलेक्शन हुए, और उसके बाद आप देखेंगे कि इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन, इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन, इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन हो गए 88 में, 90 में, 93 में, 97 में और 96 में, और फिर हाँ 97 में, और फिर उसके बाद 2002 में, फिर 2008 में, फिर 2013 में, फिर 2018। इसके के साथ ये पॉलिटिकल हिस्ट्री होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, ठीक है। पाकिस्तान बनने के बाद 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था वो, और 1935 का जो इंडिया एक्ट था उसको मिला के और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके जो है वो पाकिस्तान को चलाना शुरू किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है 49 में, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 73 और उससे बाद 69 के अंदर जब मार्शल लॉ लगा, LFO है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर रजिया खान ने इशू किया, उसी के ऊपर पहले जनरल इलेक्शन हुए 70 वाले। 70 के बाद फिर जब भुट्टो बना 20 दिसंबर 1971 को भुट्टो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना, और उसने भी एक ऑर्डर इशू किया। उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट भी बना, और फिर उसके बाद 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है जब वो प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर बना और फजल इलाही चौधरी को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना। उसके बाद जो है वो फिर 77 तक जो है वो वही कॉन्स्टिट्यूशन चला। 77 के अंदर जब मार्शल लॉ लगा तो मार्शल लॉ के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया, 8 ईयर कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड रहा। 85 में जाकर फिर कॉन्स्टिट्यूशन को रिज्यूम किया अब अमेंडमेंट्स करने के बाद। 27 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, उन अमेंडमेंट्स को डिटेल के साथ ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। और फिर इन उनके अंदर सबसे बड़ी 18th अमेंडमेंट, जिसके अंदर जो है वो पावर्स को डिसॉल्व करके सेंटर से प्रोविंसेस को दिया गया। मेन चीजें थी, इनको पढ़ेंगे, मिनिस्ट्रीज को कम किया गया, फेडरल की को सूबों के अंदर बढ़ाया गया, रेवेन्यू सिस्टम को डिसॉल्व करके सर्विसेज जो है वो प्रोविंसेस को दी गई, और जो इनकम टैक्स था वो रखा गया फेडरल के पास। आपके जो फेडरल एरिया है इस्लामाबाद, वहां पे हाई कोर्ट बनाई गई, केपी का जो है वो नाम चेंज किया गया NWFP का, ठीक है। और उसके बाद है आपका 26 अमेंडमेंट आ गई, जिसके अंदर फाटा को मर्ज किया गया केपी के अंदर। वो सारी जो है वो आपकी वहां पे आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिकल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री को और डेवलपमेंट हिस्ट्री को एक साथ पढ़ा कि किस तरह से पाकिस्तान का फर्स्ट पहला जो राइजन अवार्ड था, इकोनॉमिक अवार्ड था, कि किस तरह से आगे बढ़ता मुल्क के अंदर जो है वो रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप करना है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि किस तरह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, किस तरह से एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, किस तरह से हमें अपनी इंपोर्ट को जो है वो कम करना है और एक्सपोर्ट को करना है, ठीक है। ये राइजन अवार्ड जो है वो लियाकत अली खान ने इशू किया था। उसके बाद 1955 में पहला इकोनॉमिक प्लान आया जो 60 तक रहा, 60 से 65, फिर इसी तरह जो है वो आगे चलते गए, ठीक है। फिर उसके बाद एनआरसी अवार्ड जो है वो सूबों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू की वो किस तरह से, कलेक्शन किस तरह से, और उनको डिस्ट्रीब्यूट जो है जो फेडरल कमाता है ना, फेडरल फिर प्रोविंसेस को अंदर भी तो डिवाइड करना होता है ना। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये बड़ा काम हो गया, क्योंकि सर्विसेज तो है ही प्रोविंसेस के पास नहीं, और फेडरल जो है वो इनकम टैक्स पे रहा, फिर वो जो कलेक्ट करता है वो फेडरल को ही रोकेट के चला लेता है, तो वो भी बड़ी बात है। लेकिन अब तो वो भी नहीं चल रहा, जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है
बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत क्रिटिकल, लेकिन हम लोग इसके अंदर है, घड़ी के अंदर, वीडियो के अंदर, ऑडियो के अंदर। प्रॉक्सी लगती कोई नहीं है पाकिस्तान में, लगा के लोग देखते थे पहले, अब वो वही ऑडियो और वीडियो वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाती है। पहले बैन हो गई थी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, तो अब जो है वो लोगों को एक्सेस दे दिया कि चलो ये भी देखो, ये भी देखो, लेकिन जो कंडीशन एक्चुअल है उससे किसी का नाम तो प्रोपेगेंडा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। हो गया। इसके बाद है बच्चे जियोग्राफी। जियोग्राफी के अंदर आता है आपका दो पोर्शन, पाकिस्तान जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। पाकिस्तान जियोग्राफी का एक आज मैं आपको आधे घंटे का लेक्चर दूंगा। पाकिस्तान के अंदर जो माउंटेन रेंजेस है, तकरीबन 17 माउंटेन रेंजेस है, 17। उनकी लोकेशन कहाँ पे है, किस एरिया से लेके किस एरिया तक है, उस माउंटेन रेंज के अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, 7,000 से ऊपर वाली जो माउंटेन पीक्स है वो पाकिस्तान में कितनी है, केटू की लोकेशन कहाँ पे है, त्रिशनीर की लोकेशन कहाँ पे है, नागा पर्वत की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, सकेसर की लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, और उसके बाद सुलेमान, तख्ते सुलेमान की रेंज जो है वो कहाँ पे है, सेहान की कहाँ पे है, ठीक है, जरदाद की कहाँ पे है, वो सारी चीजें जो है वो आपकी आ जाती है माउंटेन रेंजेस के अंदर। फिर पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक बड़ा ही डिफाइंड रिवर सिस्टम है। बहुत कम कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो है वो जो मिसिसिपी रिवर सिस्टम है वो है, और उसके बाद पाकिस्तान का डिफाइंड रिवर सिस्टम है। एक दरिया जो है वो सेंटर से गुजर रहा है, कुछ दरिया जो है वो वेस्ट से यूज उसको उसके साथ मिल रहे हैं, और कुछ जो है वो ईस्ट से मिल रहे हैं, जैसे चनाब और झेलम आपस में मिलते हैं, फिर जो है वो चनाब और झेलम आपस में मिलते हैं, फिर झेलम और सतलज आपस और चनाब और सतलज आपस में मिलते हैं, और फिर जो है वो इकट्ठे होकर पानी बांधते हैं, तो पानी पे जाके सिंध में जाने लगते हैं। ये आपके सिंध से के ईस्टर्न साइड वाले रिवर है। जब भी कोई भी बड़ा रिवर छोटे रिवर को ज्वाइन करता है तो वो बड़े रिवर की ट्रिब्यूटरी होता है। इस तरह से झेलम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब रिवर, रावी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब रिवर, सतलज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब रिवर, ठीक है, चनाब इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, नीलम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ये सारी चीजें आ जाएंगी। स्वात इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ काबल रिवर, ठीक है, नेल्तर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, काबल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, कुरम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, गोमल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, जोब इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमल रिवर। ये सारे जो है वो हम लोग बना के कहां से ओरिजिनेट है, सिंध का दरिया के रावी दरिया है जो सिंध है, इंडस है, उसका हर बंदे को पता है। झेलम भी पास पेपर में आया हुआ है, वोलर लेक वो भी पता है। चनाब की ओरिजिन कहां से, रावी की नहीं पता, सतलज की नहीं पता, काबल की नहीं पता, और गोमल की नहीं पता, ठीक है, सतलज की नहीं पता होगा, लेकिन वो मैप बना के लोकेशन पे था। आवाज बाकियों को तो ठीक आ रही है, इनका तो थोड़ा ऊपर कर लें, मैं तो बड़े जोरों शोर से बोल रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा इको का होगा, कोई नहीं, कोशिश करते हैं जी। आमर सुहेल रिटायर्ड क्रिकेटर, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उमर है, हाँ उमर है, मेरी नजर कमजोर है, दूर से ऐनक लगाई हुई है। उमर सुहेल है वो, आमर सुहेल था। चले
उसके बाद माउंटेन रेंजेस के बाद रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम के बाद जो जियोग्राफी के अंदर आता है वो आपका आता है सी पोर्ट्स, माउंटेन पासेज आ जाते हैं उसके अंदर। तो कौन सा माउंटेन पास जो है वो किस माउंटेन रेंज में और किन दो एरियाज को मिलाता है, ठीक हो गया। फिर हमारे बॉर्डर के ऊपर जो बॉर्डर क्रॉसिंग एरियाज हैं, अफगानिस्तान के साथ कौन से मिलते हैं, ईरान के साथ कौन से हैं, इंडिया के साथ कौन से हैं, चाइना के साथ जो है वो कौन से हैं, वो सारे बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया जो है। अब उसके बाद आ गया आपका डेजर्ट्स। पाकिस्तान के अंदर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों डेजर्ट है, गर्म और सरद दोनों डेजर्ट। कहाँ पे है, उनका एरिया कौन सा है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये पता होना जरूरी है। हमारा जो कोल्ड डेजर्ट है वो कहाँ पे है, उसका क्या नाम है, दो नाम है उसके, ठीक है। स्कर्दू में है कटपाना डेजर्ट, उसको ब्यामा नेपको भी कहते हैं। बाकी जो डेजर्ट है वो आपको पता ही है, कारान है, हर है, चोलस्तान है और हाला। हर, हल, चोलस्तान, कारान, ये जो है वो जब हम मैप में देखेंगे तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वर्ल्ड जियोग्राफी में भी ये सेम सारी सिचुएशन है। वर्ल्ड का मेजर जो माउंटेन रेंजेस हैं, मेजर रिवर्स हैं, मेजर डेजर्ट्स हैं, वॉल्केनोज हैं मेजर, ठीक है। और उसके बाद आपका जो हाँ मेजर पासिस हैं, ठीक है। और उसके बाद मेजर स्ट्रेट है, मेजर पेनिनसुलास हैं, मेजर आइलैंड्स हैं, ठीक है, मेजर स्ट्रेट्स, वाटर एस्मस में जो इसके अपोजिट होती है, कैप है, और उसके बाद क्रीक है, गल्फ है, बे है, सी है और ओशन, लेक्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर आ जाती है। और फिर ये वर्ल्ड मैप के ऊपर आपको ये सारी चीजें करवाई, उसमें एक और चीज क्लियर होगी कि किस कंट्री के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं। ये ना हो कि आप जापान को जर्मनी के साथ मिला रहे, ठीक है। जापान इज द आइलैंड, जर्मनी इज द सेंट्रल यूरोपियन। जर्मनी के जो प्रोविंसेस हैं वो भी आपको पता होगा, और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर है जिन्होंने दोनों को मिला दिया था। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको पता होना जरूरी है, ताकि अगर आपको कोई सामने आपसे कहे कि जर्मनी और जापान जो है वो आए तो हम उसको बता तो सकते हैं। तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी और पाकिस्तान जियोग्राफी जो है वो इसके अंदर आ गई। अब इस्लामिक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी के भी बच्चे जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नबवियत है, हिजराइयत है, और उनके साथ ये होने वाले इवेंट्स हैं, अज़वाज मुतहरात हैं, गज़वात हैं, दूसरी बैटल है, सीरियाज है, और फिर उसके बाद जो है वो अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके सहाबा इकराम हैं, वो हदीस की जो है वो बुक्स हैं, कुरान के बारे में इंफॉर्मेशन है, अरकान इस्लाम जो सारे हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। और फिर जो है वो पहले खलीफा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पर फिर उसके बाद जो है वो उमैया डायनास्टी, पांचवी है कुछ थोड़ी सी देर के लिए हज़रत हसन, और फिर उसके बाद जो है वो हज़रत अमीर मुआविया के बाद जो है वो उमैया डायनास्टी जो है वो चलना शुरू हुई। फिर फातमी जो है वो आ गया, फिर जो है अब्बासी आ गए, ठीक है। ये वाले सारी जो डिटेल है वो आपकी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर वो आ जाती है, और इनको भी उसी तरीके से जो है वो करेंगे। अब करंट अफेयर, करंट अफेयर के अंदर बच्चे वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के करंट इवेंट्स आ जाएंगे, करंट वॉर की जो सिचुएशन है वो आ जाएंगी, करंट कश्मीर का जो स्टेटस है वो आ जाएगा, करंट जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो आ जाएंगे, करंट ट्रीटीज चल रही हैं वो आ जाएंगी, करंट जो है वो कोई कोई भी दुनिया के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर है वो चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा है,
प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा है, प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है, किंग चेंज हो रहा है, बादशाह, जिस तरह से इंग्लैंड की मलका मरी तो नया बादशाह आ गया, सऊदी अरब का भी मरने वाला है बेचारा, उसके बाद वो क्राउन प्रिंस जो है वो बन जाएगा, तो क्राउन प्रिंस जो है वो चेंज हो रहा है। बात करने का मकसद ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी मेजर ये स्पोर्ट्स इवेंट हैं, फुटबॉल का हुआ, इससे पहले जो है वो है T20 वर्ल्ड कप, मतलब स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट हैं, जितने भी दुनिया के अंदर होने वाले इलेक्शन हैं, ठीक है, दुनिया में कोई मेजर डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह से सऊदी अरब जो है वो एक बहुत बड़ा जो है 1 ट्रिलियन से अबव का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर रहा है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी के अंदर सबसे बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट होगा दुनिया के अंदर, और वो जो आप सोच सकते हैं ना वो वही वही कुछ उसके अंदर होगा। रेड सी के किनारे पे न्योम, लायन सिटी, तोराजोन और हैदराबाद, ये 3 प्रोजेक्ट के वो मेजर प्रोजेक्ट के आगे आगे डिवीजन है। मेन जो चीज है न्योम है, न्योम न्यू, एम जो है वो अभी लिया मुस्तकबिल, तो नया फ्यूचर यानी नया न्यू फ्यूचर यानी कि नया मुस्तकबिल, वो न्योम से जो है वो कर दिया। इस तरह से जिस तरह से चाइना वन बेल्ट वन रोड है, रोड BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हमारा जो है वो CPEC है, बाकी दुनिया के अंदर भी जो प्रोजेक्ट W3 जो शुरू कर रहा है, अभी उन्होंने प्लान ही दिया है USA में इसको BRI को काउंटर करने के लिए। इस तरह के जितनी भी सारी सिचुएशन, ठीक है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पोर्शन। सॉफ्टवेयर के ज्यादातर जो है वो क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि अब देखिए हर डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर जो है वो इनएविटेबल, आपको कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं मिलेगा जहां पे कंप्यूटर नहीं। बेसिक कंप्यूटर की विंडोज के बारे में इंफॉर्मेशन, MS ऑफिस के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन MS ऑफिस का आता है। MS ऑफिस के बारे में जितने भी क्वेश्चन है तकरीबन जो है वो 40-45 पेजेस के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और ये मैं नहीं करवाता, एक टीचर जो है वो मैं करवा लेता हूँ, वो आपको तकरीबन 2 घंटे के 3 लेक्चर के अंदर 6 घंटे के लेक्चर में जो है वो ये सारी चीजें जो है वो आपको करवा जाता है। MSc कंप्यूटर है और MCS है, कंप्यूटर में जो मास्टर है, और उसके बाद वो हाई कोर्ट के अंदर 16 में सर्व भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने बुलाया, तो वो शाम को आके वो कंप्यूटर के बारे में जो भी सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन वो आपको जो है वो करवा। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश वाला पोर्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पोर्शन नहीं आता तो इन पोर्शन की स्टेटमेंट भी नहीं समझ आएंगी, ठीक है, कि इंग्लिश नहीं आती तो ये पोर्शन के अंदर जो स्टेटमेंट पूछी गई है आपको क्वेश्चन के नहीं पता चलेगा कि क्या है। इंग्लिश जो है वो प्रोफेसर कासिफ महमूद साहब आपको जो है वो हमारे इदारे के हेड भी है, वो आपको करवाएंगे, ठीक है। और CSS, PMS, प्रेसिडेंट कंपोजिशन वाला पेपर और ऐसे वाला पेपर दोनों की जो है वो लास्ट 8 ईयर से जो है वो प्रिपरेशन बच्चों की करवा रहे हैं। और ऑन ड्यूटी है पंजाब कॉलेज के अंदर, रेगुलर पढ़ा रहे हैं वो, शाम को जो है वो ये 2 घंटे की क्लास उनके साथ जो है वो हमारी होगी, तकरीबन जो है वो 2-2 घंटे की जो है वो 4 क्लासेस के अंदर आपका ये जो बेसिक ग्रामर वाला पोर्शन है वो क्लियर हो गया, ठीक हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, ठीक है, और वो एनालॉजीज हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो आपको इंग्लिश वाले पोर्शन में डिटेल के साथ। नंबर 8 पे है मैथ। मैथ के लिए भी जो है वो हमारे पास PhD है,
मैथमेटिक्स के अंदर। मैथ के अंदर जो आपका पोर्शन आता है मैक्सिमम आ जाता है एज प्रॉब्लम, मीडियम, मॉड, ठीक है, एवरेज, प्रोपोर्शन, 1 यूनिट किस तरह से निकालना है, एंगल, क्लॉक एंगल किस तरह से निकालने हैं, ट्रेन प्रॉब्लम आ जाती है कि एक ट्रेन की लेंथ इतनी है, दूसरी की इतनी है, इतनी लेंथ की ब्रिज को कितनी देर में जो है वो ये क्रॉस करेंगी, ठीक है। और उसके बाद मिसिंग वर्ड सीरीज वाले आ जाते हैं, ठीक है, उसके 5-6 मेथड होते हैं, उन्हीं में से ही क्वेश्चन आ जाता है, एक मिसिंग नंबर होता है, उसको आपने आगे क्लास करना है कि उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में पिछले आ रहे हैं एक को मिस कर देना, बाकी को जो है वो आपको करवा देना कि वो वाले आ जाते हैं। रेशो जो है वो आपकी आ जाती है, बल्क शेयर, जो बल्क शेयरिंग प्रॉब्लम है वो आपकी जो है वो इसके अंदर आ जाती है मैथ के अंदर। तो वो पीएचडी वाले जो है वो आपको मैथ वाला पोर्शन जो है वो करो। अब हमारा जियोग्राफी हो गया, हाँ, उसके बाद हमारे पाकिस्तान स्टडी आ गया, जियोग्राफी आ गया, इस्लामिक स्टडी आ गया, कंप्यूटर आ गया, करंट अफेयर आ गया, इंग्लिश आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो पोर्शन आता है वो आता है बच्चे एवरीडे साइंस। ईडीएफ एवरीडे साइंस को 4 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक तो आपकी बायोलॉजिकल साइंसेज है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है, एनिमल किंगडम है, वो वाला जो है वो आपका आ जाता है इसके अंदर। और इन्वायरमेंटल साइंस आती है इसके अंदर, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर की वेव जो है वो आपकी आएंगी कि ट्रोपोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, मेसोस्फेयर क्या है, आयनोस्फेयर क्या है, एक्सोस्फेयर क्या है, वो सारी उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और फिर जो है वो एक पोर्शन आपका आता है इसके अंदर फिजिकल साइंसेस, यूनिवर्स क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ की कंपोजिशन जो है वो क्या है, इस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो कौन कौन से, ये जो पोर्शन है वो आपका एवरेज साइंस के अंदर आता है, इसको भी मैं ही करवाता हूँ। और उन सारी चीजों को जिस तरह सोलर सिस्टम है उस पूरे का मैप बना के, अर्थ की कंपोजिशन है, अर्थ का वो पूरा मैप बना के ये चीज इसको क्या कहते हैं, ये कोर है सिस्टम भी ईडीएस में आता है, ये हाँ सोलर सिस्टम भी ईडीएस के अंदर ही आता है। वो ईडीएस की शॉप वो पोर्शन है फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंसेस के अंदर ही सोलर सिस्टम आता है, ठीक है। ये आपका फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस और फूड साइंसेस। 4th नंबर पे फूड साइंसेस कि हमें बैलेंस डाइट के लिए किस किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए कितना जरूरी है, प्रोटीन कितना जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, प्रोटीन जो है वो होते क्या है, फिर जो है वो हमारे स्टमक के अंदर, बॉडी के अंदर जाके ये क्या क्या एक्शन जो है वो प्ले करते हैं, कौन कौन से विटामिन जो है वो हमें खाने चाहिए, कौन कौन से जो है वो हमें कितनी मिकदार के अंदर जो है वो खाने चाहिए, ठीक है। क्वालिटी फूड्स जो है वो आपकी बैलेंस डाइट के साथ आ जाते हैं, तो फूड साइंस ही, ये 4 साइंस ही हैं जो कि एवरीडे साइंस के अंदर जो है वो आपकी आती है, ठीक है। एक आ जाता है आपका इंटरनेशनल रेगुलेशन का ऑप्शन, रिलेशन या हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है, जिस तरह से पाकिस्तान हिस्ट्री है इस तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री भी है आपके पास। हिस्ट्री के इवेंट्स, एंशिएंट वर्ल्ड के इवेंट, मेडिवल के इवेंट्स और आपके जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड के इवेंट्स जो है वो सारे के सारे ये हिस्ट्री इवेंट्स के अंदर जो है वो आपको आ जाते हैं। इन्हीं पोर्शन के, इस पोर्शन के बाहर
कोई भी वन पेपर हो, कोई भी टेस्ट कंडक्टिंग अथॉरिटी कंडक्ट कर रही हो, इससे बाहर नहीं जाता। अब हमें करना क्या है, उसका थोड़ा सा टच जो है वो मैं आपको आज बताऊंगा पाकिस्तान स्टडी के बारे में, बल्कि जियोग्राफी के। उर्दू भी है इसका? हाँ, उर्दू भी है। उर्दू का यार पढ़ते आ रहे होते हैं तो फिर वो इस वजह से मेरा ख्याल है कि मैंने भी नहीं बताया कि शुरू से जो पढ़ते आ रही, लेकिन उर्दू भी ले लें तो ठीक है, उर्दू का भी है। इसके लिए जो है वो शेर आ जाते हैं। ये किसका है? उर्दू की वो जो किसी का हल्लुस है वो आ जाता है, किताबों के नाम आ जाते हैं, नावलों के नाम आ जाते हैं, राइटर जो होते हैं जिन्होंने लिखे होते हैं, ठीक है, या फादर ऑफ उर्दू किसको कहते हैं, ठीक है, या किसी भी शायर का टाइटल आ जाता है। आगा शोरश कश्मीरी का टाइटल क्या है, इकबाल का क्या है, और फिर इसके अंदर लकब और किताब में जो है वो डिफरेंस आ जाता है, कहाँ का पैदा हुआ है, हाँ, कहाँ जो है वो इनकी बर्थ प्लेस है। इसके लिए एक किताब है हमारे शायर और नसब निगार। एक तो कलीद उर्दू है ही है, लेकिन एक और किताब है हमारे शायर और नसब निगार और कलीद उर्दू। इसके बाहर कोई भी उर्दू का क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो इन एरियाज को आपने करना है। अब जो करना कैसे है, अगला क्वेश्चन तो ये तो हर बंदा बता देता है कि ये करना है, करना कैसे है। अब देखिए, जियोग्राफी में से आपको मैं आज एक एग्जाम्पल दूंगा कि हमें करना कैसे। 4 अगस्त 2020 को न्यू मैप ऑफ पाकिस्तान को पब्लिश किया गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो बाउंड्री लेंथ भी तब्दील की गई, पाकिस्तान का टोटल एरिया भी चेंज किया गया। टोटल एरिया पाकिस्तान का किया गया 8,81,1913 किलोमीटर। 1913 से आप याद रख सकते हैं किलोमीटर स्केल। और इसी हिसाब से पाकिस्तान जो है वो बच्चे आ जाता है 33rd नंबर पे बाय लैंड एरिया, और पाकिस्तान पॉपुलेशन के हिसाब से आता है 5th नंबर पे दुनिया में। तो बहुत कम बच्चों को पता है कि एरिया जो है वो, हाँ, हर बच्चा 796 मुशर्ती लोग वही करते आ रहे हैं, वही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है वो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसका मैप के पेपर में क्वेश्चन आया था, ये है आया था तो काम करके आता है ये वाला सवाल। सबसे पहले हमें पाकिस्तान के सराउंडिंग में जो जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनका पता होना। डायरेक्शन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझा दूं एक और बात। डायरेक्शन का आपको पता होना बड़ा जरूरी है। कितने किस्म की होती है?
डायरेक्शन की अक्षांश कितनी है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डायरेक्शन है? तो हाँ, और मैं आज आपको बताऊंगा 8। इतने दूर से आप इतनी ठंड में हैं, उसको लेके गए। 4 डायरेक्शन आपको मैं देख के भेजूंगा। नॉर्थ और साउथ पोल की जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस है जब आप डायरेक्शन को देखते हो, और मैप के लिए हमें डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। जब किसी भी मैप को आप अपने सामने देखते हो तो जो आपके फोर एंड की तरफ आ रहा होता है वो नॉर्थ होता है, जो आपकी चेन की तरफ आ रहा होता है वो साउथ होता है। और मैप सबसे पहले साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो दोनों डिस्कवर हुए थे। इस वजह से नॉर्थ और साउथ की इंपॉर्टेंस है, ईस्ट और वेस्ट की इंपॉर्टेंस है नहीं। अब जब हम लोग देख रहे हैं हमारे राइट वाला जो, इसको मैं इस तरह देख रहा हूं, मेरा ये जो इसका राइट होगा वो ईस्ट होगा, और जो मेरा लेफ्ट होगा वो वेस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में नॉर्थ ईस्ट आएगा, और ईस्ट और साउथ के दरमियान में ईस्ट साउथ आएगा नहीं, साउथ ईस्ट आएगा, क्योंकि साउथ की इंपॉर्टेंस। तो इधर वेस्ट साउथ नहीं आएगा, साउथ वेस्ट आएगा, और इधर वेस्ट नॉर्थ नहीं आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। आप कभी भी देख लें, साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया होगा, ईस्ट साउथ एशिया नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट एशिया होगा, कभी भी वेस्ट नॉर्थ एशिया नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि साउथ और नॉर्थ की इंपॉर्टेंस। तो ये 8 हो गए। अब पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है? इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको एक कमीशन ने, रेडक्लिफ कमीशन ने जो है वो ड्रॉ किया था, और ड्रॉ करने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स को इशू किया गया 17 अगस्त 1947 में। क्योंकि ये उसी टाइम से ही जो है वो बॉर्डर चलता आ रहा है, तो इस वजह से हमें जो है वो इसको उसी तरह से ही लिखना है कि ये बॉर्डर एग्रीमेंट हमारा बेसिकली 17 अगस्त 1947 को ही हुआ, 1947। 2100 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट करके, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 2020 का मैप। इंडिया के मुताबिक जो है वो 3300, क्योंकि हम इसको यहां से यहां तक मेजर करते हैं। जो कश्मीर वाला डिस्प्यूटेड एरिया है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, IO के, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, हम उसको इंडिया का पार्ट डिक्लेयर नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो जब हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते तो हम बॉर्डर की लेंथ जो है वो ये जो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट है वहां तक ही देख पाते हैं। तो पठानकोट से लेके सरकरीब तक हम लोग जो है वो इसको 2100 किलोमीटर कंसीडर करते हैं। हर कंट्री का, जिस तरह से हर कॉन्टिनेंट का एक हाईएस्ट पॉइंट होता है और एक लोएस्ट पॉइंट होता है, ऐसे ही हर कंट्री का भी एक हाईएस्ट पॉइंट होता है और एक लोएस्ट पॉइंट होता है। पाकिस्तान का जो लोएस्ट पॉइंट है वो है सर क्रीक, और हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है केटू। ठीक है, ये तकरीबन 96 किलोमीटर का एक एरिया है। जब रेडक्लिफ अवार्ड इशू किया गया उसमें इस 96 ये वाला जो एरिया है, असल में क्रीक जो है उर्दू में इसको खाड़ी कहते हैं।
एक जियोग्राफिकल टर्म है। जैसे ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में जब पानी जो है वो यहाँ से जाके यहाँ फिर दोबारा शुरू हो जाता है, तो ये जो शेप बनी है इसको क्रीक कहते हैं। अब इसी शेप को अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं उसको कैप कहते हैं, और इसी शेप को हम थोड़ा सा वाइड कर देते हैं तो वो गल्फ हो जाता है, उसको थोड़ा सा और वाइड कर देते हैं तो वो बे बन जाता है, उसको थोड़ा सा और वाइड कर देते हैं तो वो बाइट बन जाता है। तो ये डिस्प्यूट जो है ये बहुत कम लोगों को पता है, वो सार क्रीक की वजह से सार और क्रीक इसी का नाम समझते हैं कि ये तो गोरा होगा इसके नाम में जो है रखा गया है, यही बात है। तो ये लॉजिकली जो चीजें हैं ना, इनका कंसेप्ट आपके इंटरव्यू के लिए बड़ा जरूरी है कि आपको वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर। पेपर पास आजकल हर दूसरा बंदा कर रहा है, उसको पूछें तो वो कहता है कि सर इंटरव्यू कौन, तो उसकी रीजन ही मेन ये होती है कि हमें जब वो लॉजिक पूछते हैं इसका, अब जिस तरह से रेड सी है वो आपको पूछ लेगा रेड सी को रेड सी क्यों कहते हैं, फिर क्या सर क्रीक को सर क्रीक क्यों कहते हैं। अब जिस तरह से अब ये पाकिस्तान का मोस्ट साउदर्न पॉइंट भी है और मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट केटू है, केटू हाईएस्ट पॉइंट भी है और मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट भी है, हर क्रीक मोस्ट साउदर्न पॉइंट भी है और लोएस्ट पॉइंट भी है। 96 किलोमीटर का ये एरिया है, यहां से लेके यहां तक बचे, यहां से लेके यहां, इसके दरमियान में ना दो लाइनें हैं, एक ग्रीन और एक रेड। पाकिस्तान कहता है कि मेरा पार्ट ग्रीन लाइन तक है, इंडिया कहता है मेरा पार्ट रेड लाइन तक है, तो यही डिस्प्यूट है। अब इस तरह के डिस्प्यूट जब होते हैं, कोई भी वाटर बॉडी अगर दो कंट्रीज के बॉर्डर पे आ जाती है उसको कैसे रिजॉल्व करें, उसके लिए दुनिया के अंदर एक डॉक्ट्राइन चलती है, हलवेज डॉक्ट्राइन। वो डॉक्ट्राइन क्या कहती है, वो कहती है कि उस वाटर बॉडी को दरमियान में से ही अलग सेपरेट कर दो। हलवेज डॉक्ट्राइन क्या कहती है कि अगर एक वाटर बॉडी दो कंट्रीज के दरमियान में से बॉर्डर पे से गुजरती है तो उसको दरमियान में से आधा हिस्सा उसको दे दो, आधा उसको। रियो ग्रैंड रिवर, रियो ग्रैंड रिवर है बिटवीन मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोनों की बाउंड्री के ऊपर उसको डिवाइड किया गया है नॉर्दर्न पोर्शन और साउदर्न पोर्शन के दरमियान में दोनों बॉर्डर। जिस तरह से आप देखें ये रावी है, पहले ये समझ आ जाएगा। रावी के उस पार पे एक कंट्री है जिसका नाम है शादरा, इस साइड पे एक कंट्री है जिसका नाम है दादा गानीबख्श टाउन या कंट्री, गानीबख्श कंट्री क्या है यहाँ पे, एक किनारे पे गानीबख्श कंट्री है, एक किनारे पे शादरा है। शादरा कहता है रिवर मेरा है, गानीबख्श कहता है मेरा है। हालवे डॉक्ट्राइन कहती है कि इसको दरमियान में से काउंटर कर लें, दरमियान में से इसको डिवाइड कर लें, ये वाला पोर्शन आप रख लें, ये वाला पोर्शन। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि जो रिवर है उसके बैंक को कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये लेफ्ट बैंक है कि राइट बैंक है। अब लाहौर जो है वो रिवर रावी के बैंक के ऊपर तो है ही है, अब ये किस बैंक पे है, लेफ्ट पे है कि राइट पे है, किस पे है। जहां जिस तरफ जिस दरिया का जिस केनाल का पानी मूव कर रहा है जिस साइड पे, उस साइड पे मुंह करके खड़े हो जाए, जो आपका लेफ्ट आएगा वो लेफ्ट बैंक होगा, जो राइट आएगा वो राइट बैंक होगा। अब इसका रिवर कहाँ जा रहा है, इस तरह जा रहा है,
तो पुल के ऊपर खड़े होंगे तो ये लाहौर जो है वो रावी के लेफ्ट बैंक पे, शादरा राइट। तो ये इस डॉक्ट्राइन के तहत इसको जो है वो डिवाइड कर 21 किलोमीटर जो है वो 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ अवार्ड के अंदर ये डिसाइड किया गया कि ये जो बाउंड्री है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया ड्रॉ की गई है। पंजाब पाकिस्तान के साथ इसके जो सूबे लगते हैं, जो स्टेट लगते हैं, हम प्रोविंस कहते हैं, वो स्टेट कहते हैं। एक तो पंजाब है, गुजरात है और राजस्थान है और गुजरात। इंडिया की 3 स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती हैं। कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, ये 3 जो है वो आपकी इंडिया के साथ लगती है। अब इन्होंने इसको भी बना दिया एक स्टेट। तो अगर आप इंडियंस को पढ़ेंगे, इंडियंस को देखेंगे तो वो कहेंगे कि 4 स्टेट है। एक जम्मू एंड कश्मीर भी स्टेट हो गया ना, उनके 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 हवाले से 109 किलोमीटर का अफगानिस्तान का बॉर्डर भी इंडिया के साथ लगता है। अगर आप इंडियन टीचर्स को पढ़ेंगे, जियोग्राफर्स को पढ़ेंगे, इंडियन न्यूज को सुनेंगे तो इंडिया शेयर 109 किलोमीटर बॉर्डर में तो अफगानिस्तान। ठीक है, उनको तो पढ़ने की बात आ रही है। पाकिस्तान के नॉर्थ के अंदर है जी चाइना। फाइव डबल 9 किलोमीटर की जो है वो इसकी बाउंड्री है। 1963 में जब भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर था, इसका बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ बीजिंग। ठीक है, मार्शल आइलैंड बिटवीन भुट्टो, मार्शल आइलैंड था और भुट्टो था, इन दोनों के दरमियान में ये वाला बॉर्डर एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान से। पंजाब यहाँ पे जो पास है, सुस्त पाकिस्तान की ड्राई पोर्ट है, जो बॉर्डर जो लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग वे है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान। इसके दरमियान में बताना था, पहले अभी बता देता हूँ। 3 लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग एरियाज हैं। ठीक है, एक है गंडा सिंह, कसूर वाला बॉर्डर, बागा लाहौर वाला बॉर्डर, करतारपुर नारोवाल वाला। ये 3 लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया। डॉक्ट्राइन बच्चे नजरिए को कहते हैं। इस तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी थी जो आज तक भुगत रहे हैं। और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में अब वेस्ट के अंदर है बच्चे अफगानिस्तान, एटीन 93 में हमें पता है कि ये एग्रीमेंट हुआ है। मोतीमोर ड्यूरेंट और अब्दुल रहमान के दरमियान में सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुई। बरतानिया राज और इमारत अफगानिस्तान के दरमियान सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। उसके अंदर अफगानियों ने रिक्वेस्ट की कि अब आप एक बॉर्डर जो है वो सब कॉन्टिनेंट के और अफगानिस्तान के दरमियान में ड्रॉ करते, हम इस तरफ नहीं आएंगे, आप इस तरफ नहीं आइएगा। ये सेकंड एंग्लो अफगान वॉर अफगानिस्तान हार गया था। हारने के बाद बरतानिया ने अब्दुल रहमान को इमारत अफगानिस्तान में बनाया।
अब ये कहते हैं कि जो भी इन्वेडर आता है उसने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में भागा, अफगानिस्तान ने माफी मांग के उससे साथ एग्रीमेंट किया था। ये अभी आगे जाकर 1919 में थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के अंदर ट्रीटी ऑफ डेनमार्क हुई और उसमें दोबारा बॉर्डर जो है वो रिवाइज किए गए। 3 एंग्लो अफगान वॉर हुई है, तीनों ही इनको शिकस्त हुई है और ये पपेट गवर्नमेंट रही है। और फिर जब रशिया ने भी इन्वेड किया था तो इन्होंने खुद ही उसको इन्वाइट किया था। आजकल ये जो है वो इस बॉर्डर के ऊपर हमारे बने हुए हैं, हमारे साथ साथ इस तरह है। 1893 के अंदर ड्यूरेंट लाइन जो है वो 2611 किलोमीटर इसकी नई लेंथ है। ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं, 2403 पूछ सकते हैं, पूछ लो मेरे को 2403 मैं डाल दूं 2611 कराता है। और बताए इसके जो बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया है, एक है बच्चे गुलाम मोहम्मद चमन, चमन के बाद है गुलाम मोहम्मद के बाद है तोरहम बॉर्डर, तोरहम के बाद है चमन, हर लाची, ये लीगल बॉर्डरवेज है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये जो करंट शेप है बॉर्डर की, ये 1893 वाली नहीं है, ये है 1919 वाली ट्रीटी ऑफ डेनमार्क आफ्टर थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। और आप पढ़ेंगे ना इंडिपेंडेंस ईयर ऑफ अफगानिस्तान तो वो 1919 की आएगा। तो जब ये गुलाम ही नहीं गए तो फिर इंडिपेंडेंस कहां से आ गया? दूसरे वाली बात है ना कि मैंने जर्सी पहनी हुई है तो डेफिनेट बात है सर्दी है, सर्दी नहीं है तो गर्मियों में तो मैं घड़ी पहनूंगा, बल्कि मफलर भी लिया हुआ, गर्दन को भी टांगना है। अगर ऑक्यूपेशन नहीं थी फॉरेन की तो फिर इंडिपेंडेंस कहां से? चलो पाकिस्तान की तो बात समझ में आती है, वो मानता भी है कि 1947 में सूर्य इंडिपेंडेंस मिला, तो 1919 में इनको इंडिपेंडेंस कैसे मिला? पपेट गवर्नमेंट थी ये, इनका वही हिसाब है, इधर से हाथ ऊपर है और इधर से पांव की तरफ है, अगर थप्पड़ चलेगा तो थप्पड़ चलेगा, नहीं तो पांव को पके। कोई बहादुर और जंगजू और कोई कौम नहीं है। 79 की वॉर के बाद भी अगर पाकिस्तान ना साथ देता तो हमें ये जंग जीत के दिखाते। अभी विड्रॉ जो पाकिस्तान ने करवाया, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से वो करवाता रहा, सारा इनिशिएटिव उसने लिया, मॉस्को उसने इनवाइट किया, कतर सऊदी अरब के साथ मिलके पहले कतर के अंदर जो है वो फिर वहां पे इनको बैठाया, बात करवाई, और जब अब गवर्नमेंट मार गया तो हमारे बंधु और वो उधर आ गए, उनको सपोर्ट करके तो वो काम किया हुआ। अब ये भी करंट इश्यूज हैं लेकिन मीडिया आपको नहीं दिखा रहा, मीडिया आपको घड़ी में लगाया हुआ ताकि इनको ये ना पता चले कि ये हो क्या रहा है। सर ये कल की अखबार में ही था, जो आर्मी चीफ है वो बन्नू के हॉस्पिटल में गए, जो जख्मी हुए उनकी इयादत के। तो अगर वॉर नहीं है तो वो जख्मी कैसे हो गए? समझ रहे? खड़े आए। अब हम आते हैं पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर। पाक ईरान बॉर्डर जो है वो 909 किलोमीटर है।
1958 में जो है वो एग्रीमेंट हुआ, पाक ईरान बॉर्डर एग्रीमेंट जो है वो बच्चे 58 के अंदर हुआ था, 6 फेब 1958। ठीक है, और उस टाइम इसका नाम रखा गया गोल्ड स्मिथ लाइन। गोल्ड स्मिथ लाइन। आफ्टर कारगिल वार 1999 की जब वॉर हुई उसके अंदर 2 लोगों को निशाने आदम मिला, उसमें एक लालक जान था। लालक जान को ट्रिब्यूट देने के लिए इस गोल्ड स्मिथ लाइन का नाम लालक जान बाउंड्री रखा। ओल्ड नेम गोल्ड स्मिथ लाइन, न्यू नेम लालक जान बाउंड्री। इसमें बचे 3 बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया है, गैबिद, अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ जो हमारे बाउंड्री एरिया लगते हैं वो है गैबिद, मंद और पशीन। शहरों के नाम, बॉर्डर के नाम है। मंद और पशीन है, पशीन, हाँ ताफ्तान है, थर्ड ताफ्तान है मुझे, एक तरफ मंद और एक तरफ पशीन है, वो दोनों एक हो गया ताफ्तान है। ये 3 जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग एरियाज है। अब अगर हम लोग बात करते हैं नीचे अरेबियन सी की, तो अरेबियन सी के साथ हमारी 1058 किलोमीटर की कोस्टल लाइन जो बॉर्डर शेयर करती है बिटवीन सिंध एंड बलोचिस्तान। 1058 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है। अब एक और चीज यहाँ पे आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो कि हर कंट्री के 2 एरियाज होते हैं, एक लैंड एरिया होता है और एक सी एरिया होता है। न्यूज के अंदर आप मोस्टली सुनते हैं कि पाकिस्तानी नेवी ने इंडियन माहीगीरों को पकड़ लिया। वो कहां से पकड़ा? वो अपनी समुद्री हदूद को क्रॉस करके हमारी समुद्री हदूद के अंदर, तो यानी कि हमारा वाटर एरिया भी है। हर कंट्री के लैंड एरिया के हिसाब से उसको वाटर एरिया जो है वो दिया जाता है। पाकिस्तान का जो वाटर एरिया था बिफोर 2015 200 न्यूटिकल माइल था। पाकिस्तान ने 2009 के अंदर एक एप्लीकेशन दी। अब वो एप्लीकेशन कहां पे दी? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन लिमिट्स ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये यूनाइटेड नेशन ने एक कमीशन बनाई हुई है। किसी को भी सी एरियाज के हवाले से किसी किस्म की भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, 82 में ये बनी थी, कोई भी डाउट हो तो आप हमारे पास आए, एप्लीकेशन लेके आए, इस कमीशन को दरखास्त दें। ये कमीशन जो है वो एक बोर्ड तश्कील देगी, वो बोर्ड जाके उस चीज को देखेगा, देखने के बाद जो है वो फिर जो भी आपका मसला होगा उसको हल करेगा। पाकिस्तान ने कहा कि हमारा एरिया तो ज्यादा है, लैंड एरिया, लेकिन हमें जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया दिया गया है वो कम है। अब ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया होता है ना, ये मिनरल रिच एरिया होता है, कोस्टल एरिया होता है ना, वहां से आप ऑयल भी डिस्कवर कर सकते हैं, दूसरी मादनियात भी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो आपका बेसिक राइट होता है उस कंट्री का। तो जब उस कंट्री की उस टेरिटरी को कोई भी ब्रेक करेगा या क्रॉस करेगा तो वो ऐसा ही कंसीडर किया जाएगा जिस तरह से इस बॉर्डर को क्रॉस करेगा।
तो इस वजह से वो नेवी इनको पकड़ लेती है, हमारे वालों को वो नेवी पकड़ लेती है। तो 2009 के अंदर हमने एप्लीकेशन पुट किया, इस कमीशन ने 6 साल उसके ऊपर काम किया। 2015 के अंदर 2015 के अंदर हमारी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो लिमिट थी वो हो गई 350 न्यूटिकल माइल। अब न्यूटिकल माइल क्या होता है? जब आप लैंड को मेजर करते हो तो आप किलोमीटर और माइल में मेजर करते हो, जब आप सी को मेजर करते हो तो आप न्यूटिकल माइल में मेजर करते हो। 1 न्यूटिकल माइल इज इक्वल टू 1.90 किलोमीटर। इस तरह से 1 मील जमीन के ऊपर 160 का है, 1600 मीटर है। इस तरह से न्यूटिकल माइल जो है वो जमीन के ऊपर 1900 मीटर होगा। क्लियर हो गया ये चीज? अब मोस्ट टिपिकल बॉर्डर जो है पाकिस्तान के उसकी तरफ आते हैं। दो मोस्ट टिपिकल बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान यूज करता है। एक का नाम ओल्ड नेम था सीज फायर लैंड, फिर 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान में शिमला पे, जब वो फौजी भी वापस लेके आए। उसके बाद इसका नाम रखा गया लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। 72 के बाद पुराना नाम सीलफाइल नेम, न्यू नेम लाइन ऑफ कंट्रोल। 861 किलोमीटर है जी। ये पहले 740 थी, कहीं पे 720 थी, लेकिन इसके मुताबिक जो अब ये मैप जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ, वहां जाके आप जाके तो 861 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। अब एलओसी जो है वो बिटवीन पाकिस्तान, मतलब के ये है आजाद जम्मू कश्मीर, और ये है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसके बाद ये है पाकिस्तान, यानी कि पंजाब पाकिस्तान का। आजाद जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान में जो बाउंड्री लाइन है उसको एलओसी कहते हैं, और जो बाउंड्री पाकिस्तान और ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान में उसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। और ये है 202 किलोमीटर। वर्किंग बाउंड्री बिटवीन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड पाकिस्तान, लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। 48 में जब इसको ला करवा लिया ना, तो फिर उसके बाद इनके दरमियान में भी ये बाउंड्री आ गई। थोड़ा सा जीबी वाले एरिया में भी ये बाउंड्री है, यहाँ पे बॉर्डर ड्रा करना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे ही स्केच है। और इस बॉर्डर पे बाउंड्री ड्रा करना बड़ा मुश्किल काम है। वो उड़ाई और स्नोफॉल होती है, तो जाना वहां से वहां वैसे किसी ने जाना बॉर्डर क्रॉस करने का तो क्या बनता है? ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्किंग बाउंड्री। और अब एक क्वेश्चन बच्चों का आएगा कि एक वर्ड को सुनते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सुनते हैं? सुना हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन मकबूजा कश्मीर यानी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड चाइना, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड चाइना, ये वाली भूटान, भूटान और फिर भूटान से आगे जो है वो म्यांमार तक यानी कि बर्मा तक जो है वो मैकमोहन राय 1914 में,
ये ड्रॉ की गई लैक 1996 के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब अगर आप बच्चे इस डिटेल के साथ, इस डेप्थ के साथ इस तरह से चीजों को करेंगे तो फिर ही जो है वो एमसीक्यू वाला पेपर कवर होगा। अदरवाइज जो है वो, ये तो अभी एक छोटा सा डेमो था जो एक सिर्फ एक मैप के ऊपर मैंने आपको दिया। अब इसके अंदर जो चीजें हैं, इसकी डिवीजन जो है वो पंजाब का कितना है, पंजाब किधर है, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के, वो सारी चीजें जो है वो फिर आपकी आएंगी इसके अंदर। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी क्वेरी हो, आप जो है वो पूछ सकते हैं। फेसबुक पे भी ये मेरा सारा लाइव भी जा रहा है, किसी को भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? इसके नोट्स हैं दूसरे में करेंगे। इसके देखें, ये क्वेश्चन मोस्ट इरिटेटिंग क्वेश्चन फॉर मी, मेरे लिए सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाला क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है कि अब मुझे आप ईमानदारी से बताएं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे स्टूडेंट नहीं, मैडम आप भी। इसके बाद मैं आप नोट्स बना के अगर आपको दूंगा इसी के ही, आप पढ़ पाएंगे उसको? तो जब आप इसको बच्चे खुद लिखें, कुछ चीज बची है जो बोर्ड पे मैंने ना लिखी, मेरे कहने का मतलब था कि हम खुद बनाएंगे आपके। अच्छा, अल्लाह ताला कुरान में 2 दफा फरमाता है, हालांकि अल्लाह ताला एक दफा भी फरमा दे तो मोर देन इनफ, उसके बाद तो कोई चीज बचती नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको इल्म सिखाया कलम के जरिए। इसके जरिए, कलम के जरिए। तो कलम के जरिए इंसान कैसे सीखता है? लोगों के नोट्स लेके? कलम के जरिए तब सीखता है जब वो हाथ से लिखता है। तो जब हाथ से नहीं लिखेंगे तो वो आपके माइंड में पैटर्न ही नहीं बन पाएगा। जब माइंड में पैटर्न ही नहीं बन पाएगा तो फिर नोट क्या करेंगे आप? कोई फायदा ही नहीं। कल पाकिस्तान स्टडी पढ़ाई मैंने, लेक्चर दिया 72 से लेके 2022 तक, 72 से लेके 2022 तक। और ये जो ये बोर्ड है इससे काफी बड़ा। अब मैंने उसको 4 पार्ट किए उसके, और उन 4 पार्ट्स को 2 दफा फेल किया। एंड के ऊपर बच्चे ने मुझे वही क्वेश्चन कर दिया, सारे इनके नोट्स मिल जाए। और मैं यहाँ से शुरू हूँ, मैंने उसको यहाँ तक कंप्लीट किया एक दफा, फिर उनको कहा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको रिमूव किया, फिर वहां से शुरू किया, फिर यहाँ तक आया। और एंड के ऊपर जब मैंने कहा कि क्वेश्चन है तो उसने कहा था इसको मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कह रहा था कि हम नोट आउट कैसे करें, यानी कि खुद हमने नोट आउट करना मैडम कर रहे हैं, खुद कर, फिर ये रिकॉर्डिंग भी मिलती है, जो हो जाए वेल एंड गुड, जो ना हो रिकॉर्डिंग लें, घर देखें, ठीक है। और फिर उसमें तो ये मैं तो हैरान हो गया, बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा, जो मैंने जो जो वर्ड बोला हुआ उसने वो लिखा हुआ, और जो मैंने इंग्लिश में बोला है वर्ड इंग्लिश में लिखा है, जो उर्दू में बोला है उर्दू में लिखा है। अभी शुक्र है जो पंजाबी बीच में बोलता वो नहीं उसमें लिखा। तो जब तक ये चीज नहीं करेंगे, हाथ से नहीं गुजारेंगे, तब तक याद कर ही नहीं सकते आप। याद करने का फार्मूला सिर्फ 2 है, राइटिंग, रिपीटिंग। जितना रिपीट करेंगे उतना याद। आज रिपीट ये नहीं है, वर्किंग बाउंड्री वर्किंग बाउंड्री वर्किंग बाउंड्री वर्किंग बाउंड्री, ये नहीं, ये रखा है। रिपीट का मतलब यह है कि आज इसको बनाया, मैक्सिमम एक वीक में 2 दफा इसको फिर बनाया, मतलब 3 दिन के वक्फे के बाद, फिर 3 दिन के वक्फे के बाद, ठीक है। तो उसमें होगा ये करना, लिखना आप नहीं, लिखे बगैर कोई सर्वाइवल है, क्रैक कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। फार्मूले नहीं है, पढ़ा आपने, थोड़ा पढ़ा किताबों में, क्रैक जो है वो प्रैक्टिस। इसी तरह एक कंट्री लेंगे,
उस कंट्री का पूरा मैप इसी तरह, और उस कंट्री की हिस्ट्री इंडिपेंडेंस से लेकर, फॉर एग्जांपल यूएसए को शुरू करते हैं तो 1776 होता है कॉलोनी गवर्नमेंट के अंदर। ठीक हो गया, चलो कोई क्वेश्चन नहीं है तो मिलते हैं इंशाल्लाह बाद में।